हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन अर्जुन एकेडमी। आज हम क्लास 10th के साइंस सब्जेक्ट से चैप्टर नंबर 1 रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण के बारे में डिस्कस करेंगे। यह साइंस सब्जेक्ट का पहला चैप्टर है। तो हम शुरू करते हैं आज की क्लास। सबसे पहला टॉपिक आता है रासायनिक अभिक्रिया। तो देखिए, रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं? दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक या एक से अधिक गुणधर्म वाले पदार्थों का निर्माण करते हैं, उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण है जैसे कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर क्या करते हैं? जल का निर्माण करते हैं। ओके, आपको पता होगा कि जो पानी होता है वो दो गैसों से मिलकर बना होता है। एक होती है हाइड्रोजन और दूसरी क्या होती है? ऑक्सीजन। इन दोनों से मिलकर क्या बनता है? हमारा पानी बनता है। ओके, बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। आगे हैं, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को भौतिक विधियों से उलट नहीं किया जा सकता। देखिए, कोई भी रासायनिक अभिक्रिया जो होती है उसको आप भौतिक विधियों से नहीं पलट सकते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पर एक इक्वेशन ले ली, मतलब समीकरण ले लिया। जैसे आपको पता होगा कि हाइड्रोजन के दो परमाणु प्लस ऑक्सीजन का एक परमाणु मिलकर क्या बनाता है? H2O बनाता है, मतलब कि पानी का निर्माण करता है। तो अब यहाँ पर जो हमने ये पानी बनाया है, ठीक है, H2O जो पानी का निर्माण हुआ है, इसको हम भौतिक विधि से दोबारा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में नहीं बदल सकते। ओके, इसको सिर्फ रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा ही बदला जा सकता है या वापस उलट दिया जा सकता है। ठीक है, भौतिक विधियों से यह संभव नहीं है। ओके, ठीक है। आगे है रासायनिक अभिक्रिया में शामिल। देख, रासायनिक अभिक्रिया में क्या क्या चीजें शामिल हैं? तो पहला है अवस्था में परिवर्तन, मतलब कोई भी रासायनिक अभिक्रिया जो होती है उसकी अवस्था में परिवर्तन होता है। दूसरा है रंग में परिवर्तन होता है। तीसरा है तापमान में परिवर्तन होता है। और चौथा है गैस का उत्सर्जन होता है। तो कोई भी रासायनिक अभिक्रिया में गैस का उत्सर्जन भी होता है। इसके बारे में हम आगे भी पढ़ेंगे। ओके, अगला है आपका टॉपिक, वो है दैनिक जीवन में होने वाली रासायनिक अभिक्रियाएं। देखिए, जैसे कि पहला है भोजन का पाचन, कि भोजन का पाचन भी क्या है? एक रासायनिक अभिक्रिया है, क्योंकि भोजन जिस रूप में हम खाते हैं वो अंदर जाके वो डाइजेस्ट हो जाता है। ओके, अगला है श्वसन। श्वसन क्या होता है? सांस लेना। तो देखिए, इसमें क्या होता है कि हम ऑक्सीजन जो है वो ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो छोड़ते हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये भी एक रासायनिक अभिक्रिया का ही एक उदाहरण है। अगला है लोहे पर जंग लगना। देखिए, लोहे पर जंग लगना भी एक रासायनिक अभिक्रिया है। आपको पता होगा कि कोई भी लोहे की चीज होती है, जब वो एयर के कांटेक्ट में आती है, मतलब कि हवा के कांटेक्ट में आती है, तो क्या होता है? उस पर जंग लग जाता है। तो ये भी एक रासायनिक अभिक्रिया है। आगे है दूध से दही बनना, मतलब कि दही का बनना भी एक रासायनिक अभिक्रिया है, क्योंकि दूध जो होता है उसकी प्रकृति जो होती है अलग होती है, जबकि दही की प्रकृति क्या होती है? अलग होती है। दही जो होता है वो खट्टा हो जाता है। ओके, तो ये दैनिक जीवन में होने वाली रासायनिक अभिक्रियाएं हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। आगे है अभिकारक। देखिए, अभिकारक क्या होते हैं? अभिकारक ऐसे पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं उन्हें हम अभिकारक कहते हैं। ठीक है, और इसके बाद हम पढ़ते हैं उत्पाद। उत्पाद क्या होता है? ऐसे पदार्थ जिनका निर्माण रासायनिक अभिक्रिया में होता है उन्हें हम उत्पाद कहते हैं। देखिए, इसको समझने के लिए हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे कि कार्बन है और प्लस में O2 है, ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं? CO2 बनाते हैं, मतलब कि कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं।
तो यहाँ पर जो कार्बन है और ऑक्सीजन है, ये दोनों क्या है, ये दोनों हमारे अभिकारक हैं। क्या है, अभिकारक। ओके, और जो हमें मिला है वो क्या है, ये हमारा है प्रोडक्ट, मतलब कि उत्पाद है। ठीक है, ये हमारा क्या है, उत्पाद है। तो कहने का मतलब क्या है कि ऐसे पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं उन्हें तो हम अभिकारक बोलते हैं, और जो अभिक्रिया के बाद जो हमें रिजल्ट मिलता है या जो हमें परिणाम मिलता है उसे हम क्या बोलते हैं, उत्पाद। जैसे कि सी मतलब कार्बन प्लस ऑक्सीजन, जब इन्होंने अभिक्रिया की तो क्या मिला, हमें CO2 मिला। CO2 क्या है, हमारा उत्पाद है। ओके, कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। आगे बढ़ते हैं। आगे है रासायनिक समीकरण। रासायनिक अभिक्रिया को रासायनिक समीकरण द्वारा निरूपित किया जाता है। ठीक है, कोई भी रासायनिक अभिक्रिया है उसको हम रासायनिक समीकरण द्वारा निरूपित करते हैं। जैसे कि रासायनिक समीकरण के अभिकारकों और उत्पादों में पदार्थ के प्रतीकों का इस्तेमाल किया जाता है। प्रतीकों के साथ उनकी भौतिक अवस्थाओं को भी दर्शाया जाता है। देखिए, इसके लिए भी हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पे लिया मैग्नीशियम, जिसको हम Mg बोलते हैं, प्लस क्या लिया हमने, ऑक्सीजन। जब ये दोनों अभिक्रिया करेंगे तो क्या बनाएंगे, ये MgO बनाएंगे। ओके, MgO बनाएंगे। अब आपको पता है मैग्नीशियम क्या होती है, एक मेटल होता है। ठीक है, अब ये मैग्नीशियम जो होता है वो क्या होता है, सॉलिड होता है। ठीक है, तो हम इसकी भौतिक अवस्था क्या लिखेंगे, सॉलिड, मतलब कि ठोस। जबकि ऑक्सीजन क्या होता है, गैस होता है। तो इसकी जो भौतिक अवस्था है वो क्या है, गैसीय है, मतलब कि जी। और जब ये दोनों अभिक्रिया करेंगे तो फाइनली जो हमें उत्पाद मिलेगा, इसकी भौतिक अवस्था क्या होगी, क्योंकि हमेशा ध्यान रखना एक ठोस और एक गैस दोनों ही मिलके क्या बनाते हैं, ठोस बनाते हैं। तो ये क्या रहेगा हमारा, एस, मतलब कि सॉलिड, मतलब ठोस रहेगा ये। ओके, तो ये क्या है, हमारे रासायनिक समीकरण है ये। क्योंकि कोई भी रासायनिक अभिक्रिया को हम क्या दिखाते हैं, इन समीकरण के माध्यम से दिखाते हैं। ओके, अच्छा, यहाँ पे एक शब्द आया है, यह है कंकाली। कंकाली क्या होता है, कंकाली एक प्रकार का समीकरण ही होता है। कंकाली वे समीकरण होते हैं जो संतुलित नहीं होते हैं। ठीक है, संतुलित नहीं होते, क्या होता है ये संतुलित होना, आगे हम पढ़ेंगे। ठीक है, अब कहीं भी आपके पास अगर S लिखा आता है आगे तो आपको मानना है कि वो ठोस है, उसका मतलब। अगर L लिखा आता है तो आपको द्रव मानना है। और अगर गैस लिखा, G लिखा आता है तो उसको आपको गैस मानना है। और अगर AQ लिखा है तो इसका मतलब होता है जलीय विलयन। ओके ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है रासायनिक समीकरण को संतुलित करना। देखिए, रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे किया जाता है। जैसे कि देखिए, मैंने यहाँ पे एक इक्वेशन दी हुई है। सबसे पहले क्या करना है आपको, ये इक्वेशन लिखनी है इस तरह से। ठीक है, ये इक्वेशन लिखी, और हमने जो 3 और ये 4 ये हमने बाद में हम इसको लगाएंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जो इक्वेशन है उसको आप ब्रैकेट में कर देंगे। ये हमने ब्रैकेट्स में किया, और जो भी हमने 3, 4 और ये 4 लगाया हुआ ये हम बाद में लगाएंगे। अब क्या करना है, इसमें कितने तत्व हैं। ठीक है, तो तत्व देखिए कितने हैं। एक तो Fe है, ये हमने लिखा यहाँ टेबल के अंदर। दूसरा क्या है, हाइड्रोजन है, ये लिखा। और तीसरा क्या है, ऑक्सीजन है, ये लिखा। ओके, अब क्या करना है आपको कि इनके जो भी परमाणु है उनको लिखना है। जैसे Fe जो है अभिकारक में कितना है, 1 है, हमने यहाँ पे 1 लिखा। दूसरा जो उत्पाद है उसमें उसमें Fe कितने हैं, 3 है, तो हमने यहाँ पे 3 लिख दिया। ओके, अब आती है हाइड्रोजन की बारी। तो हाइड्रोजन कितना है, अभिकारक में 2 है, तो हमने 2 लिख दिया। अब उत्पाद में हम देखते हैं तो हाइड्रोजन कितने हैं, यहाँ भी 2 हैं। ओके, ऑक्सीजन देखते हैं तो अभिकारक में ऑक्सीजन कितना है भाई, ऑक्सीजन ओनली 1 है, मतलब 1 है। ओके, और जब हम उत्पाद में देखते हैं तो ऑक्सीजन कितना होता है, 4 है। ओके, अब क्या करना है आपको, इनको बैलेंस करना है। तो बैलेंस करने के लिए आपको पता है उत्पाद जो है वो हमारे पास Fe उत्पाद में कितने, 3 है, तो हमें अभिकारक भी 3 करने, अभिकारक में Fe को 3 करना होगा। तो हम क्या करेंगे, Fe में जो 3 है अभिकारक में उससे गुणा करेंगे। जब हम इससे गुणा करेंगे, देखो 1 3 जा 3 हो गया, मतलब 1 3 3 होते हैं, यहाँ भी 3 है, यहाँ पे 3 है, मतलब यहाँ भी 3 हो गए, यहाँ भी 3 हो गए। तो इट मीन्स हम क्या कर सकते हैं, अब यहाँ पे हमने क्योंकि अभिकारक में गुणा किया है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे अभिकारक में गुणा कर देंगे 3 से। ओके, ये हमने गुणा कर दिया। ओके, अब आती है बारी किसकी, हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन तो ऑलरेडी यहाँ पे क्या है, हमारे बैलेंस है, तो अभी इसको
कुछ नहीं करते हैं, आगे बढ़ते हैं। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन में हम देखते हैं अभिकारक 1 है और उत्पाद 4 है। तो अभिकारक अभिकारक जैसे कि उत्पाद जो है 4 है, तो अभिकारक को 4 बनाना पड़ेगा हमें। तो हम 4 बनाने के लिए क्या करेंगे, इसको 1 को 4 से गुणा करेंगे। जब 1 को 4 से गुणा करेंगे तो क्या बन जाएगा, ये भी 4 बन जाएगा। तो इस तरह से ये क्या हो गया, बैलेंस हो गया। तो हमने गुणा किस में किया, ऑक्सीजन में, और ऑक्सीजन कहाँ है हमारे पास, यहाँ पर है। ठीक है, तो ये ऑक्सीजन ये यहाँ पर हमने इसके आगे 4 लगा दिया। ओके, लेकिन जैसे ही हमने इसको ऑक्सीजन को इससे गुणा किया तो हमारे पास हमें क्या हो, ऑटोमेटिक गुणा किससे हो गई है, हाइड्रोजन से। और हाइड्रोजन के जो जो एटम में जो परमाणु है वो कितने हो गए, 8 हो गए। लेकिन यहाँ पे तो भाई हाइड्रोजन के परमाणु दो दो हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों तरफ हमें क्या करना पड़ेगा, 4 से गुणा करना पड़ेगा, क्योंकि तभी तो 8 होंगे। क्योंकि हमने यहाँ पे 4 से गुणा किया तो ऑटोमेटिक किससे भी गुणा हो गए, यहाँ पे 4 से यहाँ गुणा हो गए। जब 4 से यहाँ गुणा है तो यहाँ भी हमें गुणा करना पड़ेगा उत्पाद के लिए। और यहाँ पे हमने जो उत्पाद में 4 से गुणा किया है उसको हम कहाँ लगा देंगे, हाइड्रोजन से पहले लगा देंगे। ओके, अब आपको फाइनली देखिए क्या करना है, अब आपको फाइनली क्या करना है, ये ब्रैकेट्स हटा देंगे। तो अब क्या बन जाएगा, 3Fe। ठीक है, इसकी जो भौतिक अवस्था क्या है, ठोस है। दूसरा है 4H2O, इसकी भौतिक अवस्था क्या है, लिक्विड है, मतलब कि तरल है। अगला क्या है, Fe, बस यहाँ पे 3 जो है वो मिस आउट है। तो O4, ये क्या है, सॉलिड अवस्था होगी इसकी। और आगे है 4H2, ये गैसीय अवस्था में। तो इस तरह से क्या है, आप किसी भी समीकरण को संतुलित कर सकते हैं। ओके, आई होप कि आपको अब समझ में आ गया होगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे एक और एग्जांपल दिया हुआ है, आप चाहो तो इसको भी हल कर सकते हो। ओके, आगे बढ़ते हैं। आगे है, रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है। देखिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में आता भी है। तो देखिए समीकरण को संतुलित करना आवश्यक है क्योंकि द्रव्यमान के संरक्षण के नियम के अनुसार किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का ना तो निर्माण होता है और ना ही विनाश होता है। ओके, तो इसलिए किसी भी रासायनिक समीकरण को संतुलित करना आवश्यक होता है। ओके, आगे बढ़ते हैं हम। द्रव्यमान संरक्षण का नियम, देखिए ये नियम भी वही है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में ना तो द्रव्यमान का निर्माण होता है और ना ही विनाश होता है। रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार, देखिए रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार क्या क्या होते हैं। सबसे पहला है संयोजन अभिक्रिया। तो देखिए संयोजन अभिक्रिया क्या होती है, इस अभिक्रिया में 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद बनाते हैं। मतलब 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर एक या फिर सिंगल उत्पाद बनाते हैं। देखिए जैसे कि यहाँ पे A और प्लस B, ये 2 अभिकारक हैं, दोनों ने अभिक्रिया करके क्या बनाया, एक नया उत्पाद बनाया जिसका नाम है C। ठीक है, तो ये क्या होती है, हमारी संयोजन अभिक्रिया होती है ना। जैसे कि देखो यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल भी दिए हुए हैं, जैसे कि कोयले का दहन, जैसे कि कार्बन और ऑक्सीजन, ये 2 अभिकारक हैं, ये मिलकर क्या बनाते हैं, CO2 बनाते हैं। CO2 क्या है, एक एकल उत्पाद है। मतलब कि 2 अभिकारक मिलकर क्या बनाते हैं, एक एकल उत्पाद बनाते हैं। तो इस अभिक्रिया को हम क्या बोलते हैं, संयोजन अभिक्रिया बोलते हैं। ओके, इसी तरह से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर क्या बनाते हैं, एकल उत्पाद बनाते हैं जिसे हम बोलते हैं पानी। ओके, आगे बढ़ते हैं हम। वियोजन अभिक्रिया, देखिए वियोजन अभिक्रिया क्या होता है, ये इसके अपोजिट होता है, किसके, संयोजन अभिक्रिया के। इसमें क्या होता है कि एक अभिकारक टूटकर 2 या 2 से अधिक उत्पाद में बदल जाए तो उसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर हमने एक हमारा अभिकारक है, इससे जब हमने अभिक्रिया की तो क्या हुआ, ये B और C में टूट गया। ठीक है, इस प्रकार की जो अभिक्रिया होती है उसे हम क्या बोलते हैं, वियोजन अभिक्रिया बोलते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जो वियोजन अभिक्रिया है उसके कुछ प्रकार होते हैं, कुछ टाइप्स होते हैं। सबसे पहला क्या है, ऊष्मीय वियोजन, दूसरा है वैद्युत वियोजन और तीसरा है प्रकाशीय वियोजन। इसको हम बारी बारी से समझेंगे। तो सबसे पहले आता है हमारा ऊष्मीय वियोजन।
ऊष्मीय वियोजन क्या होता है? अभिकारक का ऊष्मा मतलब गर्मी द्वारा किया गया वियोजन ऊष्मीय वियोजन कहलाता है। ओके, जैसे कि यहाँ पर क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट है मतलब कि CaCO3 है। ओके, इसको जब हम हीट करते हैं तो क्या होता है कि ये दो भागों में टूट जाता है। ठीक है, क्योंकि ये हीट से अलग हुआ है, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड, तो इसको हम क्या बोलते हैं? ऊष्मीय वियोजन कहते हैं। ओके, अगला है हमारा वैद्युत वियोजन। वैद्युत वियोजन क्या होता है? विद्युत धारा के प्रवाहित होने के कारण होने वाले वियोजन को विद्युत धारा या फिर वैद्युत वियोजन कहते हैं। देखिए इसमें क्या होता है कि कोई एकल अभिकारक है जैसे कि H2O है, इसको हम इसमें क्या किया, करंट के फ्लो के द्वारा इसको क्या कर दिया? अलग कर दिया, मतलब इसमें हाइड्रोजन को अलग कर दिया और ऑक्सीजन को अलग कर दिया। तो ये क्या हो गया? ये हमारा एकल अभिकारक है, ये टूटकर दो भागों में बट गया, मतलब वियोजित हो गया। अब ये किसके कारण हुआ है? ये विद्युत के कारण हुआ है, विद्युत धारा के कारण हुआ है। इसलिए इस अभिक्रिया को क्या बोलते हैं? वैद्युत वियोजन अभिक्रिया बोलते हैं। ओके, अगला आता है हमारा प्रकाशीय वियोजन। ठीक है, प्रकाशीय वियोजन। देखिए प्रकाशीय वियोजन क्या होता है? सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होने वाले वियोजन को प्रकाशीय वियोजन कहते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या है, ये AgCl है। ठीक है, अब ये AgCl है, ये क्या है? एक अभिकारक है। अब इसको सूर्य के प्रकाश मतलब कि सूर्य सनलाइट के कांटेक्ट में लाया जाता है। जैसे ही सनलाइट के कांटेक्ट में लाया जाता है तो ये अभिक्रिया करके क्या करते हैं? ये दो भागों में टूट जाते हैं, मतलब Ag और Cl दोनों जो है वो अलग हो जाते हैं। तो क्योंकि ये अभिक्रिया किसके द्वारा हुई है? सूर्य के प्रकाश के द्वारा, इसलिए इस अभिक्रिया को प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। ओके, एक बात ध्यान रखना है आपको कि इस अभिक्रिया का उपयोग श्वेत शाम फोटोग्राफी में किया जाता है। श्वेत शाम का मतलब होता है ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी जो होती है, उसमें इसका यूज किया जाता है। ओके, अगला टॉपिक है हमारा विस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, ये तीसरी अभिक्रिया है। तो देखिए विस्थापन अभिक्रिया, इस अभिक्रिया में अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है, इसलिए इसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। देखिए इस अभिक्रिया में क्या होता है कि जो कम क्रियाशील इस अभिक्रिया में क्या होता है, जो अधिक क्रियाशील वाला तत्व होता है वो कम क्रियाशील वाले तत्व को उसके यौगिक से अलग कर देता है। जैसे कि देखिए यहाँ पर एक एग्जाम्पल है। तो देखिए इसमें जो Fe है मतलब आयरन जो है ना, ये क्या है? एक अधिक क्रियाशील तत्व है। इसने क्या किया कि जो कॉपर सल्फेट है इसमें से क्या किया, जो कम क्रियाशील वाला क्या है वो है सल्फेट है, इसको क्या किया है ना, इसको वियोजित कर दिया और वियोजित करके क्या किया, इसको अपने पास ले आए, है ना। उत्पाद में आप देखोगे तो FeSO4 हो गया, मतलब कि लोह सल्फेट हो गया ये, और कॉपर जो है यहाँ पर अलग रह गया। तो ये जो अभिक्रिया है इसको हम क्या कहते हैं? विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं, क्योंकि इसमें अधिक क्रियाशील तत्व जो है वो कम क्रियाशील तत्व को वियोजित कर देता है। ओके, अगला टॉपिक है हमारा द्विविस्थापन अभिक्रिया। तो देखिए द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या होती है? इस अभिक्रिया में उत्पादों का निर्माण दो यौगिकों के बीच आयनों के आदान प्रदान से होता है, इसलिए इसे द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। मतलब कि इस अभिक्रिया में क्या होता है कि दो यौगिक होते हैं और उनके जो आयंस होते हैं, आयंस मतलब कि जो भी सकारात्मक और नकारात्मक मतलब नेगेटिव पॉजिटिव जो आयंस होते हैं उनका क्या होता है? आदान प्रदान होता है, इसलिए इसे द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। तो देखिए इसके लिए एक एग्जाम्पल है, जैसे देखिए यहाँ पर ये NaSO4 मतलब कि ये क्या है? सोडियम सल्फेट है, और यहाँ पर क्या है? ये बेरियम क्लोराइड है। दोनों ही क्या है? जलीय विलयन है। जब ये दोनों अभिक्रिया करते हैं मतलब दोनों को आपस में मिला दिया जाता है तो क्या होता है? बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड में ये टूट जाता है। जैसे कि पहले क्या था कि जो सोडियम था, ठीक है, जो सोडियम था वो पहले नंबर पे था, लेकिन जब हम उस पे जाते हैं उत्पाद पे तो हम क्या देखते हैं? सोडियम जो है वो नंबर 2 पर आ गया, मतलब विस्थापित हो गया, है ना। अब अगर हम बेरियम के देखें तो बेरियम क्या था भाई? पहले दूसरे नंबर पे था,
लेकिन जब उत्पाद बना, है ना, उत्पाद का निर्माण हुआ, तो ये कौन से स्थान पे आ गया, ये पहले स्थान पे आ गया। तो क्या हुआ इसमें कि जो यौगिक थे वो क्या हो गए, वो अपने प्लेस से, स्थान से वियोजित हो गए, है ना। और ये कितने तत्वों में हुआ है, ये दो तत्वों के बीच में हुआ है, इसलिए इसको द्विविस्थापन विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। ओके, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं हम। अगला टॉपिक है हमारा उपचयन और अपचयन। देखिए उपचयन और अपचयन क्या होते हैं, तो यहाँ पे इसको जानना बहुत आसान है। जैसे कि पदार्थ में जब ऑक्सीजन की वृद्धि होती है और हाइड्रोजन की कमी होती है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, उपचयन अभिक्रिया बोलते हैं, या उपचयन कहलाता है वो। लेकिन अगर किसी पदार्थ में हाइड्रोजन की वृद्धि होती है और ऑक्सीजन की कमी होती है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, अपचयन कहते हैं। देखिए इसको हम समझने के लिए एक छोटा सा एक और एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे बनाया ऑक्सीजन और यहाँ पे बनाया हाइड्रोजन। अगर एरो ऊपर जाता है इसका मतलब ये है कि ऑक्सीजन बढ़ रहा है, अगर एरो नीचे जाता है तो इसका मतलब ऑक्सीजन घट रहा है। तो यहाँ पे देखिए जब भी ऑक्सीजन में वृद्धि होगी और हाइड्रोजन में कमी होगी, तो उसे हम क्या बोलते हैं, उपचयन अभिक्रिया बोलते हैं। ठीक है, उपचयन अभिक्रिया या उपचयन कहते हैं। ओके, लेकिन लेकिन अगर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में अपोजिट हो जाए, मतलब ऑक्सीजन कम कम होती रहे और हाइड्रोजन में वृद्धि हो, तो उसे हम क्या बोलते हैं, अपचयन बोलते हैं, अपचयन। ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं, अपचयन कहते हैं। ओके, इसके कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। देखिए जैसे यहाँ पे कुछ इसके उदाहरण हैं। जैसे यहाँ पे क्या है, कॉपर है और ये क्या है, ऑक्सीजन है। जब ये दोनों अभिक्रिया करते हैं, ठीक है, तो क्या बनाते हैं, ये कॉपर ऑक्साइड बनाते हैं। तो कॉपर ऑक्साइड देखो यहाँ पे क्या हुआ, ऑक्सीजन जो का में क्या हो गया, कॉपर में वृद्धि हो गई, तो इसको हम क्या बोलेंगे, उपचयन बोले, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन जो है वो ऐड हो गया है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, उपचयन बोलेंगे। ठीक है, नीचे वाले में क्या है, देखिए अब इसी को जो कॉपर ऑक्साइड है इसको क्या किया, दोबारा से हीट किया गया, मतलब कि दोबारा से गर्म किया गया, तो क्या हुआ, और किसकी प्रेजेंसी में, हाइड्रोजन की। अब जब हाइड्रोजन और इसको जब हमने क्या किया, अभिक्रिया करवाई, तो क्या मिला हमें, कॉपर अलग हो जाता है और H2O मतलब कि पानी अलग हो जाता है। तो अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ भाई, कॉपर के साथ में जो ऑक्सीजन था वो तो हट गया, तो जब ये हट गया तो इसको हम क्या बोलेंगे, अपचयन बोलेंगे। और यहाँ पे क्या हुआ भाई, और यहाँ पे क्या हुआ, हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन जो है वो जुड़ गया है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, उपचयन बोलेंगे। मतलब कि इस वाले समीकरण में हम दोनों ही प्रकार की अभिक्रियाएं देख रहे हैं, उपचयन भी और अपचयन भी। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस प्रकार की जो अभिक्रियाएं होती है जिसमें उपचयन और अपचयन दोनों ही अभिक्रियाएं होती हैं, उसे हम बोलते हैं रेडॉक्स। ठीक है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ भी है, जैसे कि इस अभिक्रिया में कॉपर ऑक्साइड कॉपर में अपचयित हो जाता है, हाइड्रोजन उपचयित होकर जल बनाता है। इस अभिक्रिया में उपचयन तथा अपचयन दोनों हो रहे हैं, इसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। ओके, मतलब कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें उपचयन और अपचयन दोनों होते हैं, उसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। आगे बढ़ते हैं हम। ठीक है, दैनिक जीवन में उपचयन अभिक्रियाओं का प्रभाव। इसमें पहला टॉपिक आता है हमारा संक्षारण। संक्षारण क्या होता है, जब कोई धातु ऑक्सीजन, आर्द्रता, अम्ल आदि के संपर्क में आती है, जिससे धातु की ऊपरी सतह कमजोर होकर संक्षारित हो जाती है, तो उसे संक्षारण कहते हैं। देखिए आपको पता होगा कि कोई किसी भी चीज में जंग कब लगता है, या कोई भी चीज संक्षारित कब होती है, जब वो ऑक्सीजन या फिर आप कहेंगे आर्द्रता, जिसको मॉइस्चर कहते हैं, और एसिड मतलब अम्ल के संपर्क में आती है, तो वो क्या हो जाती है, वो संक्षारित हो जाती है। उसके उदाहरण है लोहे पर जंग लगना, ठीक है, चांदी पर काली परत चढ़ जाना, तांबे पर हरी परत चढ़ जाना, ये सब क्या है, संक्षारण के उदाहरण हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं हम। संक्षारण से बचाव। देखिए संक्षारण से कैसे बचा जा सकता है, तो इसके लिए क्या है कि कुछ तरीके होते हैं जिनसे हम संक्षारण से बच सकते हैं। पहला है यश दलेपन। देखिए यश दलेपन क्या होता है, जब भी किसी धातु पर
जस्ते की परत चढ़ा दी जाती है तो उसे यस्द लेपन कहते हैं। ओके, और कैसे बचा जा सकता है संक्षारण से? विद्युत लेपन करके, ठीक है, और पेंट करके, ठीक है, संक्षारण से धातुओं को बचाया जा सकता है। ओके, अगला टॉपिक है हमारा विकृत गंधिता। वसा युक्त और तेलीय खाद्य सामग्री वायु के संपर्क में आने पर उपचयित हो जाते हैं, जिससे उनके स्वाद और गंध में परिवर्तन हो जाता है। इसे विकृत गंधिता कहते हैं। विकृत गंधिता को रोकने के उपाय। तो देखिए, विकृत गंधिता को कैसे रोका जा सकता है? तो देखिए, इसके लिए आपको सबसे पहले क्या करना होगा कि प्रतिऑक्सीकारक का उपयोग करना होगा। मतलब कि आपको कुछ ऐसी चीजें उसमें ऐड करनी होगी जो एंटीऑक्सीडेंट हो, मतलब कि जिसमें हवा ना हो, मतलब वायु या फिर ऑक्सीजन का कोई कांटेक्ट ना हो। ओके, दूसरा क्या कर सकते हैं आप? वायु रोधी बर्तन में खाद्य सामग्री रखकर, मतलब कि खाने पीने की चीजें आपको उन बर्तनों में रखना है जहां पर वायु का संपर्क ना हो सके। मतलब तो ये था हमारा आज का चैप्टर नंबर 1। आई होप कि आपको सारी चीज़ें इसमें क्लियर हो गई होंगी। यदि आपको कोई डाउट्स अगर रह जाते हैं तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। और यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।